हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स में। आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इंट्रोडक्शन वीडियो। यानी हम चैप्टर 3 के बेसिक से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आज हम उनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपका गिवन है टॉपिक। अगर हम इसको पढ़ें, दीज टू लीनियर इक्वेशन आर इन द सेम टू वेरिएबल्स x एंड y। एक दो ऐसी इक्वेशन जो पेयर की फॉर्म में हो। पेयर क्या होता है? जिसमें दो भी आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो चाहे इक्वेशंस हो कोई भी नंबर्स हो, वो क्या होगा? आपका पेयर होगा। इसमें बोला है कोई भी एक ऐसा पेयर इक्वेशन का जिसमें दो सेम वेरिएबल क्या होंगे? जो आपके अल्फ़ाबेट मैंने चैप्टर 2 में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो वेरिएबल यहाँ पर x और y, दो ऐसे वेरिएबल जो दोनों इक्वेशन में सेम हो, तो वो क्या होगी? आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साथ में लिखा है इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर से मतलब क्या है? वो भी चैप्टर 2 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना होगी? 1 होगी। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना होगी? 1 होगी। यानी किसी भी इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर कितना है? आपको गिवन है 1, तो वो क्या होगी? आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। तो जैसे कि चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो ऐसी इक्वेशन जो पेयर की फॉर्म में हो, जो लीनियर डिग्री के साथ में हो, और जिसमें जो वेरिएबल है दोनों वेरिएबल वो सेम हो, तो वो क्या होगी? आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें जो वेरिएबल है वो x और y है। यहाँ पर अगर हम बात करें a1, b1 एंड c1 की, तो ये a1, b1, c1 क्या होंगे? आपके सम इंटीजर नंबर होंगे। और अगर हम बात करें a1 की, तो यहाँ पर a1 क्या होगा? a1 होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x। साथ में बात करें आपकी b1 की, तो वो होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ y। और c1 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो c1 क्या होगी? आपकी यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म होगी। कांस्टेंट टर्म भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके ऐसी टर्म जिसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। सेम एज इट इज अगर हम बात करें यहाँ पर a2, b2 और c2, अगर इनकी बात करें तो यहाँ भी आपकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? यहाँ पर आपका सम इंटीजर नंबर होगा कि a2, b2 और c2 ये तीनों वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? कोई भी एक इंटीजर नंबर्स हो सकता है। अब बात करें यहाँ पर a2 की, तो a2 क्या होगा? आपका कोफिशिएंट ऑफ x होगा, कोफिशिएंट ऑफ x। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें b2 की, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा? y होगा। अगर हम बात करें c2 की, तो वो जो होगी आपकी क्या होगी? कांस्टेंट टर्म होगी। यहाँ पर आपकी जो c2 होगी वो क्या होगी? एक कांस्टेंट टर्म होगी। अब इसी बेस पर हम क्या है, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। इस एग्जाम्पल के पर्पज से क्या है, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको लिखें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? 2, b1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 3, और जो c1 है उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर 9। तो इस इक्वेशन से a1, b1, c1 उनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ठीक है। तो इसमें a2 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी? 4, b2 की वैल्यू कितना होगी? 6, और जो c2 की वैल्यू होगी वो कितना होगी? आपकी 18 होगी। यानी हमारा जो एग्जाम्पल है ये आपका एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसकी फॉर्म में है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 की फॉर्म में राइट है। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या होगी? सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इनकी अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आती है तो उसका सॉल्यूशन हमें किस मेथड से
करना है। तो सबसे पहला मेथड जो है वो आपको गिवन है ग्राफिकली मेथड। कोई भी आपकी इक्वेशन है उसका जो ग्राफ बन रहा है उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें बताने हैं कि उसके कितने जीरोज या कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। सेकंड जो होगा वो आपका होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम सॉल्व करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हम पता करेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद में ये फाइंड करते हैं कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर हम सबसे पहले बात करें इसमें ग्राफिकली मेथड की, तो कोई भी इक्वेशन है उसका ग्राफिकल कंडीशन क्या बन सकती है। यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन करें कि कोई भी दो इक्वेशन है, अगर उनका ग्राफ क्या बन रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसा बन रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रहा है। टू इक्वेशंस के अगर कोई भी टू ग्राफ्स हैं और अगर वो एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपका केवल यहाँ पर होगा वन सॉल्यूशन। केवल वहाँ पर क्या होगा आपका वन सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए कोई भी आपकी इक्वेशन के ग्राफ्स हैं वो एक से ज़्यादा बार क्या कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट की कंडीशन क्या होगी आपकी यहाँ पर, मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या होगी आपकी मैनी सॉल्यूशन, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। वो इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम ये काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितनी जगह पर इसको ये पहली इक्वेशन का ग्राफ दूसरी इक्वेशन को कट कर रहा है। तो यहाँ पर होंगे आपके मैनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। थर्ड आपकी जो कंडीशन होती है वो होती है एक पैरेलल लाइन, यानी पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, हर जगह पर दोनों लाइंस के बीच में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कैसा होगा आपका, इक्वल डिफरेंस होगा। और जब ये दोनों पैरेलल लाइन होंगी तो पैरेलल लाइन होंगी तो फिर ये दोनों इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, और जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इसका यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यानी ये कंडीशन जो वेरीफाइड करेगी आपकी वो किसको करेगी, नो सॉल्यूशन कंडीशन को। मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी इक्वेशंस के जो ग्राफ होते हैं वो जितना जगह पर, जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं उस इक्वेशन के उतने ही क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो कंडीशन है ग्राफिकल मेथड की, उस ग्राफिकल मेथड का जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग जो लाइन है वो कितने जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वन जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन भी कितने होंगे आपके, ओनली वन सॉल्यूशन। जब एक ही सॉल्यूशन होगा तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि आपका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसकी जो कंपेयर की बात करें रेशो की, तो जब आपकी कंडीशन इंटरसेक्टिंग कंडीशन वो कब बनेगी, जब हम किसी भी इक्वेशन में a1 b1 और a2 b2 की वैल्यू फाइंड करें, और फाइंड करने के बाद में रिलेशन यानी जो रेशो रिलेशन है अगर हम इसमें पुट करते हैं, पुट करने के बाद में जो रिलेशन आता है आपका वो आएगा a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। यानी अगर ये रिलेशन आता है तो आपको समझना है कि जो उसका ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और जब ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा तो ग्राफ क्या कर रहे हैं, केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि उसके सॉल्यूशन भी कितने होगा, आपका एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइन या यूनिक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम एक एग्जाम्पल लिया है हमने, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम इसका सॉल्यूशन करें कि इसका इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ कैसे बनेगा, ये इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ये जो आपको दो इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ये दोनों आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में है। इन दोनों इक्वेशन का क्या बनाया है, ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, हमने अगर ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में सबसे पहले हमने क्या किया, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। तो पहले जो कोऑर्डिनेट्स है आपके वो x और y की फॉर्म में आए, 0 और 2। सेकंड जो कोऑर्डिनेट्स है आपका आया कितना, 6 एंड 0। ये आपके कोऑर्डिनेट्स है जिनको हमने क्या किया, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। सेकंड इक्वेशन के हमने जो x और y की फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे हैं, वो पहला कोऑर्डिनेट्स आया आपका 0 एंड -4, और सेकंड जो कोऑर्डिनेट्स आया वो आया आपका 3 और -2। तो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे और इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया है। तो दोनों का जो ग्राफ बना है वो आप दिख रहा है कि दोनों का ग्राफ जो बना है वो कैसा बना हुआ है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन। और कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों ग्राफिकल लाइंस वो केवल एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब ये एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे आपके, ओनली वन सॉल्यूशन, यानी कैसा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर हम बात करें इसकी रेशनल रेशो की, कि इन दोनों इक्वेशन के अगर हम रेशनल रेशो की कंपेयर करें और कंपेयर करने के बाद में ये बताएं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि जो रेशनल रेशो होती है वो आपकी एक इंटरसेक्टिंग लाइन यानी एक यूनिक सॉल्यूशन की होती है।
तो ये कंडीशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरीफाइड करनी चाहिए। तो अगर इन इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड करें तो इसमें a1 की वैल्यू कितना होगी 1, b1 की वैल्यू कितना होगी -2। साथ में अगर हम सेकंड इक्वेशन से फाइंड करें तो सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग a2 की वैल्यू कितना होगी 3 और b2 की वैल्यू कितना होगी आपकी यहाँ पर 4 होगी। अब इन वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, इस रिलेशन में पुट कर रहे हैं। तो अगर हम पुट करें तो 1/a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू कितना गिवन है आपको 3, तो 1 कितना है आपका 3 आया, इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितना है -2 और b2 की वैल्यू कितना है 4। अगर हम इसको सॉल्व करें 2 1 जा 2 2 जा, यानी ये आपका 1/3 इज इक्वल टू माइनस के 1/2। क्या 1/3 माइनस के 1/2 के इक्वल होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, यानी दोनों कैसे हैं, अनइक्वल हैं। जब दोनों रिलेशन अनइक्वल की कंडीशन में वेरीफाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, एक यूनिक सॉल्यूशन यानी एक इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। आपके जो बेसिकली क्वेश्चन आते हैं वो आपको डायरेक्ट इक्वेशन दी जाती है और आपको बोला जाता है कि जो आपको कंपेयर करना है रेशो का, और उसके बाद में आपको ये बताना है कि इस इक्वेशन का ग्राफ्स वो किस फॉर्म में बनेगा, वो आपका इंटरसेक्टिंग बनेगा, वो आपका एक कोइंसिडेंट बनेगा, या वो आपका एक पैरेलल लाइन बनेगा। तो यहाँ पर आपको रेशनल रेशो से ही वेरीफाइड करना होता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो अगर कोई भी रेशनल रेशो से आपका ग्राफ बनने की कंडीशन में क्वेश्चन आया है तो सेम एज इट इज़ आप वेरीफाइड करेंगे। वेरीफाइड करने के बाद में देखना है कि आपकी कौन सी कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। यहाँ पर आपका अप्लाई कर रहा है ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और वो जो कंडीशन होती है वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन की, वो कहाँ होती है, जब आपकी ग्राफ एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है। तो यहाँ पर आपका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पेयर ऑफ लाइंस हमारी, यानी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन उनकी दो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रेशो की कंपेयर फाइंड कर रहे हैं, यानी रेशो का कंपेयर कर रहे हैं, और रेशो का कंपेयर की जो कंडीशन है वो आई है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यानी यहाँ पर अगर हम a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 इन तीनों की वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं और हमारा जो रिलेशन है वो सभी जगह पर कैसा आया है, इक्वल आया है। तो जब भी हमारा रिलेशन रेशनल रेशो जो इक्वल आता है तो वहाँ पर हमारी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, यानी जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक कोइंसिडेंट लाइन बनता है। कोइंसिडेंट लाइन इन द सेंस कि ये है कि एक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है उसी के ऊपर दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी क्या होता है, सेम एज इट इज बन जाता है। तो इस कंडीशन में क्या है, हम ये नहीं बता सकते कि एक इक्वेशन के ऊपर जो दूसरी इक्वेशन है वो कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है, हम ये काउंट नहीं कर सकते। जब हम ये नहीं काउंट कर सकते तो हम ये भी नहीं बता सकते उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसलिए ये इसके सॉल्यूशन जो होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल हमें गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट गिवन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। हमें एक एग्जाम्पल ये गिवन है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम रेशो फाइंड करें इसका, तो रेशो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसमें a1, b1 और c1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद में a2, b2 और c2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। a1 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 2, b1 की वैल्यू गिवन है 3 और c1 की वैल्यू कितना गिवन है आपको यहाँ पर 9 गिवन है। सेम एज इट इज़ अगर हम दूसरी इक्वेशन से फाइंड करें तो a2 की वैल्यू गिवन है आपको कितना 4, b2 की वैल्यू कितना गिवन है 6 और जो आपको c2 की वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है 18। अब इस इक्वेशन के जो हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे हैं वो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है जो हमने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं। तो x और y की फॉर्म में हमारे जो कोऑर्डिनेट्स, पहला कोऑर्डिनेट्स आया 0 एंड 3, दूसरा कोऑर्डिनेट्स आया 4.5 एंड 0। सेम एज इट इज़ जो हमारी दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, हमने क्या किए, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे x एंड y की फॉर्म में। तो x एंड y की फॉर्म में इसके भी 2 कोऑर्डिनेट्स आए हैं 0 एंड 2 एंड 6 एंड 0। इसमें एक कंडीशन ये है कि सभी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सर क्या हम हर कंडीशन में केवल 2 ही टाइप से यानी 2 ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पर 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं x और y की फॉर्म में। लेकिन जो मिनिमम है वो 2 ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड होते हैं, 2 से लेस देन नहीं होते हैं। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट एक ही कोऑर्डिनेट आएगा तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो भी एक ही पॉइंट आएगा। अब हम ये नहीं बता सकते कि एक ही पॉइंट से कौन सी लाइंस किस डायरेक्शन में ड्रॉ हो सकती है, यानी ग्राफ आपका इस कंडीशन में भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी
बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, हमेशा ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट्स एक कम से कम जो होगा वो मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मैक्सिमम आप 3 एंड 4 भी कर सकते हैं। इसमें एक बच्चों को ये भी डाउट होता है कि सर अगर हम 3 एंड 4 ये कोऑर्डिनेट्स अगर हम फाइंड करें तो क्या ग्राफ अलग होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, जो ग्राफ आपका 2 कोऑर्डिनेट से फाइंड होगा वही आपका कितने भी कोऑर्डिनेट्स आप और इसके आगे कितने भी फाइंड कर लें, सेम एज इट इज वही ग्राफ लाइन क्या होगी आपकी उन कोऑर्डिनेट से भी बन सकती है। तो आप आगे कितने भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें, सेम ग्राफ लाइन क्या होगी वो सभी कोऑर्डिनेट से बनेगी, और एक ही जो लाइन होगी ग्राफ लाइन वो सभी कोऑर्डिनेट से एक ही लाइन बार बार वही बनेगी, सेम एज इट इज। आप अगर सेकंड इक्वेशन के ऑड कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहते हैं तो मिनिमम क्या होंगे वो 2 कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 3, 4, 5 जितने भी कर सकते हैं। जो 2 कोऑर्डिनेट से आपकी ग्राफ लाइन बनेगी, ग्राफ लाइन जो ग्राफ पेपर पे, वही आपकी 3 और 4 उन सभी कोऑर्डिनेट से भी आपकी सेम ग्राफ लाइन ही बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, A1, A2, B1, B2 और C1, C2 उनकी वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें रेशो में वैल्यू पुट कर रहे हैं। 2/4 A2 की वैल्यू पुट करी, B1 कितना है 3/B2 कितना है 6, C1 कितना है 9/C2 कितना है 18। अगर हमने सॉल्व करा तो 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 9 1 जा 9 2 जा, यानी हमारा रेशनल रेशियो जो है आपका 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी तीनों जो हमारे रेशियो हैं वो कैसे हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। जब तीनों रेशियो इक्वल हैं यानी कंडीशन जो है वो कंपेयर द रेशियो वो किसको फॉलो कर रहे हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, इस कंडीशन को वेरीफाइड कर रहे हैं। और जब भी आपकी कंडीशन वेरीफाइड होगी तो आपको ध्यान रखना है ये कंडीशन वेरीफाइड करती है कि वो जो आपका ग्राफ बनेगा उसमें जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्यों होंगे, क्योंकि आपका ग्राफ जो बनेगा कोइंसिडेंट बनेगा। कोइंसिडेंट इन द सेंस ये है कि एक ही जो आपकी कोइंसिडेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, कोइंसिडेंट का मतलब यहाँ पर है जो आपकी पहली इक्वेशन का ग्राफ होगा उसी के ऊपर जो होगा आपका सेम एज इट इज दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ होगा। मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ कि जब एक ही इक्वेशन के ऊपर ग्राफ लाइन के ऊपर दूसरी इक्वेशन की ग्राफ लाइन आती है तो हम यहाँ पर ये नहीं बता सकते कि ये ग्राफ कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब ये नहीं बता सकते तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन भी कितने होंगे आपके, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। इसके बाद में आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इस बार कंडीशन क्या है, हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इंटरप्रिटेशन, यानी आपको क्या है यहाँ पर भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इनकी क्या है 2 इक्वेशन गिवन है और इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है। इसकी कंडीशन क्या है कि अगर हम इन तीनों का A1, B1, C1 का रेशो फाइंड करें, और रेशो की कंडीशन कैसी आती है कि पहले दोनों रेशो A1/A2, B1/B2 ये इक्वल आते हैं, लेकिन इसका थर्ड रेशो का जो कंपेयर है C1/C2 वो कैसा होता है, इक्वल नहीं होता है। तो जब भी आपकी 2 इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में होंगी उनका जो रेशो आएगा अगर इस फॉर्म में आएगा तो आपको ध्यान रखना है जब भी ये फॉर्म आएगी आपकी ग्राफिकल कंडीशन तो वहाँ पर जो आपका ग्राफ बनने वाला है वो पैरेलल लाइन बनने वाला है। और मैंने आपको बताया था किसी भी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर पैरेलल लाइन कभी भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन या जीरो उस इक्वेशन का नहीं होगा। सेम इसी बेस पर इसी प्रॉपर्टी पे हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जो आपको 2 इक्वेशंस गिवन है। पहली गिवन है x + 2y = 4, सेकेंड गिवन है 2x + 4y = 12। अगर हम यहाँ से A1, B1, C1 और A2, B2, C2 इनकी वैल्यू फाइंड करें और उसमें रेशो में पुट करें तो देखते हैं कि क्या कंडीशन बन रही है, क्या हमारा ये रेशो वेरीफाइड कर रहा है। अगर ये रेशो वेरीफाइड कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन, और उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले A1 की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पर 1 होगी, B1 की वैल्यू फाइंड करें तो कितना होगी 2 होगी, और C1 की वैल्यू फाइंड करें तो वो कितना होगी आपकी 4 होगी, और A2 की वैल्यू फाइंड करें तो 2 होगी, B2 की वैल्यू फाइंड करें तो 4 होगी, और C2 की वैल्यू फाइंड करें तो वो कितना होगी आपकी 12 होगी। अब इस रिलेशन में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। A1 की वैल्यू कितना है 1, A2 की वैल्यू कितना है आपकी 2, B1 की वैल्यू कितना है 2, B2 की वैल्यू कितना है 4,
C1 की वैल्यू कितना है आपकी 4 और C2 की वैल्यू कितना है 12। अगर हम इसको और सॉल्व करें 2 1 जा 2 2 जा 4 1 जा 4 3 जा, यानी हमारा रेशनल रेशियो जो आया वो आया आपका 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/3। यानी पहले दोनों रेशो क्या है वो वेरीफाइड कर रहे हैं, दोनों इक्वल है, लेकिन जो थर्ड रेशो है वो आपका इक्वल नहीं है। यानी आपकी ये रेशनल रेशो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2 इस कंडीशन को वेरीफाइड कर रहा है। जब इस कंडीशन को वेरीफाइड कर रहा है तो इन दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पैरेलल लाइन होगा, और पैरेलल लाइन होगा तो इसके सॉल्यूशन कितना होगा आपका, नो सॉल्यूशन होगा। अगर हम बात करें इन इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की, कि अगर हमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद में हमें ये देखना है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो हम यहाँ पर क्या किया है, हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं। पहले इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y की फॉर्म में, तो वो गिवन है आपका 0 एंड 2, और सेकंड कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको कितना 4 एंड 0। सेकंड इक्वेशन की बात करें अगर हम x और y की फॉर्म में जो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करे हैं, तो पहला कोऑर्डिनेट गिवन है 0 एंड 3 और सेकंड गिवन है 6 एंड 0। हमने क्या किया, इस ग्राफ पेपर पे इन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किया। रिप्रेजेंट करने के बाद में हमने क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में हमने देखा कि जो ग्राफ है वो कैसा बन रहा है, एक पैरेलल लाइन बन रहा है। यानी यहाँ पर दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ हैं वो किसी भी पॉइंट पर आप देख सकते हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये बता सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन का आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी ग्राफिकल कंडीशन से हम बता सकते हैं कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। साथ में सेकेंड होगी इसकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कैसे होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ हम करते कैसे हैं, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आपको जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इनकी इक्वेशन गिवन होगी, तो हमें क्या करना है, इन इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी बेसिकली हमें यहाँ पर x और y जो वेरिएबल होगा इक्वेशन में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके आपके दो मेथड हैं। जो पहला मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो पढ़ने वाले हम एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पर है वो सब्ट्रैक्ट से है, कि हमें किसी भी एक टर्म को दूसरी सेकेंड टर्म में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन करें, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन गिवन है। पहली इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन गिवन है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है किसी भी इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, साथ में हम यहाँ पर पहले सेकेंड इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे कैसे, फर्स्ट इक्वेशन से कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम सॉल्व करें तो इक्वेशन नंबर 1 आपको गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इस फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसी भी एक वेरिएबल इन द सेंस ये x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या साथ में हम y की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन से हमें ज़रूरी नहीं है कि हम केवल x की ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है केवल y की ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, उस वैल्यू को, जो वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको सेकंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो अगर हम वैल्यू फाइंड करें यहाँ पर वेरिएबल की, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, ये x क्या होगा, उधर चला जाएगा माइनस में, यानी हम इसको लिख सकते हैं 7 माइनस 2x। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितना आ गई है, 7 माइनस 2x। क्या करने वाले हैं हम इसके आगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने वाले हैं। तो पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर रहे हैं हम, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 आपको गिवन है 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो 4x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना गिवन है, 7 माइनस 2x,
उसके आगे अगर हम सॉल्व करें तो +1 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई पहले 7 में होगी, फिर कहाँ पर होगी, माइनस के 2 में होगी। तो सॉल्व करते हैं, 4x माइनस प्लस कितना होगा, माइनस 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, यानी माइनस के 21। आगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 3 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो कितना आएगा 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ और सॉल्व करें तो 6x और 4x दोनों सेम टर्म है, हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। वो कितना आएगा 10x इज इक्वल टू, इन दोनों बिना वेरिएबल वाली टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। माइनस प्लस कितना होगा माइनस, और 21 में से 1 जाएगा वो कितना आएगा 20 आएगा। लार्ज नंबर कौन सा होगा आपका माइनस, तो ये आएगा 10x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करें तो 10x इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 20, ये माइनस से कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में प्लस में चला जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20/10, यानी 10 से अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमारी वैल्यू फाइंड होगी x की कितना 2। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू क्या है वो फाइंड कर ली है, जो हमारी कितना आई है 2 आई है। उसके बाद में हम y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें तो दो कंडीशन से होती है, या तो हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 उसमें पुट कर सकते हैं, आपकी y वैल्यू आ जाएगी, या हम डायरेक्ट यहाँ पर इस टर्म में वैल्यू पुट करें। सबसे इजी ये रहेगा कि आप यहाँ डायरेक्ट जो है इस टर्म में पुट करें x की वैल्यू, और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करते हैं इस टर्म में जो हमें गिवन है y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है आपकी 2 गिवन है, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना है आपका 3 आ गया है। यानी यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू फाइंड करी, तो x की वैल्यू कितना आ गई है 2 आई है, और y की वैल्यू कितना आई है वो कितना आ गई है आपकी 3 आ गई है। अब यहाँ पर हम ये भी वेरीफाइड करने वाले हैं कि क्या सर हमारी जो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है क्या वो सही है, यानी यहाँ पर हम वेरीफाइड भी करने वाले हैं कि अगर ये हमारा आंसर आया है तो क्या आंसर हमारा ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अभी हमने सॉल्यूशन किया, वहाँ से हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या फाइंड करी, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 फाइंड करी है। अब यहाँ पर हम वेरीफाइड करें, वेरीफाइड कर रहे हैं तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में x और y की वैल्यू पुट करें, अगर सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर आपका आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो हमारे आंसर क्या है, दोनों वेरीफाइड है, सेम एज इट इज। अगर हम सेकंड इक्वेशन में दोनों वैल्यू पुट करें और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है तो हमारे दोनों आंसर ये क्या है, वेरीफाइड है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आई है आपकी 2 आई है, प्लस वाई की वैल्यू कितना आई है 3 आई है, इज इक्वल टू 7। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है आपका 7, और 7 इज इक्वल टू कितना है आपका 7। यानी यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो रही है, वेरीफाइड हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारी x और y की वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सेम एज इट इज हम इक्वेशन नंबर सेकंड में भी चेक करेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में हमारी x और y की वैल्यू वेरीफाइड होनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है हमारी 2, माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 3, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर और सॉल्व करें तो 4 2 जा 8 माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम टर्म अपोजिट साइन यहाँ पर आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो 0 इज इक्वल टू कितना आया 0 आया है। यानी यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। तो हमारी कंडीशन वेरीफाइड हुई है, यानी इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी x और y की वैल्यू आई है वो बिल्कुल वेरीफाइड कर रही है। इसलिए हमारी दोनों वैल्यू x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 जो होगी वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है हम वो पढ़ने वाले हैं। हमें गिवन है एलिमिनेशन मेथड। नंबर 2 जो मेथड होगा हमारा वो एलिमिनेशन मेथड होगा, जो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो हमने इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी पढ़ी है। हम इसको फिर से राइट कर लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x और y की वैल्यू फिर से फाइंड करने वाले हैं। यानी इक्वेशन में जो वेरिएबल आपको गिवन है हमें यहाँ पर भी उन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है।
अब पहला मेथड हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पर x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सेकंड मेथड जो पढ़ना है वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। हम उस एलिमिनेशन मेथड को पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर एलिमिनेशन का मेथड का मतलब क्या है? एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट क्या करना होता है कि हमें कट करना है, मतलब उसको शॉर्ट करना है, या शॉर्ट करने के बाद में हमें क्या करनी है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एलिमिनेशन मेथड में हमेशा क्या होता है, आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 होती है, उनकी किसी भी x वेरिएबल y वाली टर्म हो या y वेरिएबल वाली टर्म हो, उनमें से किसी भी एक टर्म को, वो चाहे x वाली टर्म हो वो चाहे आपकी y वाली टर्म हो, उनमें से किसी भी एक टर्म को इक्वल करना होता है। इक्वल करने के बाद में एलिमिनेट करना होता है, देन उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करना होता है। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करें तो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 10x + 3y = 75। तो हम इसको राइट कर लेते हैं, 10x + 3y = 75। ये इक्वेशन नंबर 1 आपको गिवन है। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 6x - 5y = 11। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हमें या तो केवल x वाली टर्म दोनों इक्वेशन में या केवल y वाली टर्म दोनों इक्वेशन में, किसी भी एक टर्म को हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है। अगर हम इक्वल करें तो वो कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर y वाली टर्म इसको इक्वल करें तो इक्वेशन नंबर 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, और इक्वेशन नंबर 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि 5 3 जा कितना हो जाएगा आपका 15y, और 3 5 जा कितना हो जाएगा, वो भी आपका 15y हो जाएगा। यानी हमारी एक टर्म इक्वल हो जाएगी। देन हम उसके बाद में क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 1 को 5 से और इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। 5 की मल्टीप्लाई अगर हम 10 से करेंगे तो वो कितना आ जाएगी, 50x। 5 की मल्टीप्लाई अगर हम 3y से करेंगे तो वो कितना आ जाएगी, 15y = 75 की मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर 5 से करते हैं तो वो आएगी आपकी कितना, 375। ये हमने नेक्स्ट इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 3 मान ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो 3 6 जा कितना हो जाएगा आपका 18x माइनस 3 5 जा कितना हो जाएगा 15y = 11 3 जा कितना हो जाएगा 33। हमने इसको इक्वेशन नंबर 4 इसको मान लिया है। चलिए अब इन दोनों नई इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 है, हम इनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, इसमें ये ध्यान रखना है, अगर आपकी सेम टर्म वो बन गई है और आपको ऑलरेडी अपोजिट साइन गिवन है, तो ये ध्यान रखना है हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना होता है। अगर मान लीजिए आपकी दोनों टर्म्स सेम है लेकिन यहाँ पर आपके साइन क्या है, अगर यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस का साइन होता तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता, उसको सब्ट्रैक्ट करना होता दोनों इक्वेशन को। लेकिन यहाँ पर आपकी सेम टर्म अपोजिट साइन ऑलरेडी गिवन है तो हम यहाँ पर इनको ऐड करेंगे। तो चलिए अगर हम ऐड करें तो सेम टर्म अपोजिट साइन हमारे ये कैंसिल हो जाएंगे। 50 और 18 जो हो जाएंगे आपके, वो कितना हो जाएगा 68x = अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करने के बाद में आएगा हमारा कितना 408, और x = अगर हम और सॉल्व करें तो 408/68। इससे अगर हम डिवाइड करें तो कितना टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितना आ गई है, 6 आ गई है। अब हमें इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में हम x की वैल्यू पुट करेंगे, देन उसके बाद में हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमें गिवन थी 10x + 3y = 75। तो 10 × x की वैल्यू कितना है 6 + 3y = 75। यहाँ और सॉल्व करेंगे तो ये 60 आएगा, ये प्लस से कहाँ जाएगा, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। तो 3y = कितना है आपका 15, यहाँ पर y = कितना आ जाएगा आपका 15/3। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितना फाइंड हो गई, यहाँ पर हमारी 5। तो यहाँ पर हमारी दोनों वैल्यू फाइंड हुई है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू कितना आई है हमारी 5 आई है। ये हमारे दोनों आंसर आए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इनको वेरीफाइड करना है कि ये दोनों आंसर हमारी दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको वेरीफाइड करने जा रहे हैं।
अभी सॉल्यूशन करने के बाद हमारी जो x की वैल्यू आई वो कितना आई 6 और y की वैल्यू कितना आई हमारी 5 आई है। इसको वेरीफाइड कर रहे हैं, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों में। सॉल्यूशन अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर हमारा सॉल्यूशन आ जाता है तो वो कंडीशन हमारी वेरीफाइड करती है। सेम एज इट इज़ अगर यहाँ पर भी हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो यहाँ भी हमारा रिलेशन जो है वो कंडीशन वेरीफाइड कर देती है। तो चलिए x और y की वैल्यू पुट करते हैं। तो 10 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी आई 6 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना आई आपकी 5 इज इक्वल टू 75। 10 6 जा कितना हो जाएगा आपका 60, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 75। यानी अगर हम इसको और सॉल्व करें तो वो आएगा 75 इज इक्वल टू 75। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। यानी हमारी यहाँ पर कंडीशन क्या होने जा रही है, वेरीफाइड हो गई है। ठीक है, अब ये कंडीशन अगर वेरीफाइड हुई है तो इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 5 यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन आपकी इक्वेशन नंबर 2 इसको भी ये आंसर वेरीफाइड करने चाहिए। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 6, 5 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू 11। यहाँ आया 36, 5 5 जा कितना हो गया 25 इज इक्वल टू 11। 36 में से अगर 25 जाएगा तो वो कितना आएगा आपका 11 इज इक्वल टू 11। यानी यहाँ भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके वेरीफाइड हो रही है, राइट हैंड साइड के। यानी ये कंडीशन हमारी यहाँ पर क्या हुई, वेरीफाइड। और जब वेरीफाइड हुई है तो दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग कंडीशन वेरीफाइड होने पर हमारे दोनों आंसर कैसे हो जाते हैं, वो सही हो जाते हैं।